आतंकियों की पनाहगाह सबने कहा कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने कोशिश की थी भारत को फंसाने की, भारत पर आरोप मढ़ने की, लेकिन लगातार उठ रहे तमाम चीजें ये साबित करती जा रही हैं कि कनाडा दरअसल आतंकियों की पनाहगाह है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कनाडा आतंकियों की पनाहगाह क्यों है, उसकी बड़ी वजह एनआईए की चार्जशीट भी है, जिसमें बड़ा खुलासा खालिस्तानियों के निशाने पर अब पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स आ गए हैं। गैंगस्टरों के साथ प्रोटेक्शन मनी वसूलने में लगे हैं कनाडा बेस्ड खालिस्तानी अलगाववादी। पंजाब के क्लब मालिकों से भी रंगदारी वसूलते हैं। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा करने की फिराक में हैं खालिस्तानी आतंकवादी और खालिस्तानी अलगाववादी। पंजाब और कनाडा भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लंबे अरसे से कनाडा में सेफ सुरक्षित हालात में रह रहे खालिस्तानी अलगाववादी भारत में क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, वो एनआईए की चार्जशीट से साफ होता है। बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा करने की तैयारी में है ये खालिस्तानी आतंकवादी, जो गैंगस्टर्स के साथ मिलकर क्लब मालिकों से रंगदारी वसूलते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री से रंगदारी वसूलते हैं, प्रोटेक्शन मनी वसूलने में लगे हैं, बड़े व्यवसायियों से, क्लब मालिकों से रंगदारी वसूलते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा करने की फिराक में जुटे हुए हैं। कबड्डी लीग पर भी कब्जा करना चाहते हैं खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर्स का ये जो गठजोड़ है। एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। विपिन परमार हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। विपिन, एनआईए की चार्जशीट को देखा जाए और पिछले कुछ दिनों में पंजाब से आ रही खबरों को देखा जाए, जहां एनआईए ने गुरपतवंत पन्नू की जमीन, उसके खेती की जमीन, उन पर कार्रवाई की है, उसको साथ में देखते हुए एनआईए की इस चार्जशीट को कैसे समझा जाए, जहां पर एनआईए कह रही है कि खालिस्तानी अलगाववादी म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा करना चाहते हैं, क्लब मालिकों से रंगदारी वसूल रहे हैं, एक अलग नेक्सस तैयार करने की कोशिश में है। विपिन, देखिए, बिल्कुल एनआईए ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया। लगातार एनआईए जो है पिछले कई महीनों से ना केवल गैंगस्टर्स बल्कि आतंकियों के गैंगस्टर्स के साथ किस तरह के कनेक्शन है, इन सच्चाई को बाहर निकालने में लगी हुई है। और इसी में ये जो एक्सक्लूसिव कॉपी एनआईए की है, उसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से कनाडा और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी जो है वो लोकल गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर लोकल गैंग्स का इस्तेमाल कर ना केवल पंजाब बल्कि देश का सौहार्द खराब करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो कई खुलासे चार्जशीट में हुए हैं, जिसमें कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और साथ ही साथ क्लब ऑनर्स, इन तमाम लोगों को धमकियां देकर, एक्सटॉर्शन मनी यानी कि धमकी देकर पैसा निकलवाने का काम किया जा रहा है, ताकि उस पैसे का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जा सके। बड़ी हाई तकनीक के साथ कंट्रोल रूम्स को सेटअप कर ये आतंकी जो है, आईएसआई बैक्ड खालिस्तानी आतंकी जो है, वो किस तरह से लोकल गैंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकल गैंगस्टर्स को जो प्लानिंग की जाती है उसकी एग्जीक्यूशन करने के लिए किस तरह से प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपका वीजा कनाडा का लगवा दिया जाएगा, आपको यहां पर बसा लिया जाएगा। उदाहरण दिए जाते हैं कि किस तरह से जो कबड्डी प्लेयर का हत्यारा सनोवर सिंह ढिल्लों है, वो भी कनाडा इस समय बैठा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह है किस तरह से अर्शदीप डल्ला जो है वो लगातार लोकल गैंग्स का इस्तेमाल कर हथियारों की सप्लाई करने के लिए जो है पंजाब बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान में बैठकर ड्रोन्स के माध्यम से। इसी के साथ साथ भारत में जिस तरह के जो हाई टेक्निक्स के जो हथियार हैं उनको भेजने का काम किया जा रहा है, लगातार स्मगलिंग जो है वो की जा रही है। ऐसा में एनआईए के रेडार पर ये तमाम लोग हैं और ना केवल तमाम ये जो आतंकी हैं, इनको लेकर जो है वो एनआईए तलब हुई है और तमाम चीजों को लेकर रेड्स जो है वो अलग अलग इलाकों पर की गई है। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आतंक का कनेक्शन अब किस तरह से ये तमाम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, इसको दबाकर किस तरह से पैसा निकाला जा सकता है और किस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो टेरर एक्टिविटीज में और गैंग्स को देने के लिए, यानी कि जो शूटर्स काम कर रहे हैं उनको देने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कई नाम है एनआईए की चार्जशीट में, कई बड़े खुलासे जो है इस एनआईए की चार्जशीट में हुए हैं और ऐसे में
कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं कि गैंगस्टर्स के सीधे सीधे पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के खालिस्तानी आतंकी जो हैं उनके साथ सीधे सीधे संबंध जो है वो पाए गए हैं। ऐसे में अगर बात करें किस तरह से इन हथियारों को ड्रोन्स के माध्यम से स्मगल किया जाता है और आगे प्लानिंग्स को जो एक्सटॉर्शन के लिए चाहे मर्डर के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम चीजें जो है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सामने आई है। यानी एक बात बड़ी साफ है, यहां पर एक बड़ा नेक्सस है जो कि भारत में हथियार भेजता है, उसके जरिए खालिस्तानी अलगाववाद को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि जो पैसा एक्सटॉर्ट किया जा रहा है उस पैसे को कैसे चैनलाइज किया जा रहा है, कहां भेजा जा रहा है। राकेश सिंह मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश सिंह, एनआईए की चार्जशीट अपने आप में एक बड़ा पुलिंदा है जो बहुत कुछ साफ करता है कि कनाडा किस तरीके से साइलेंटली चुपचाप इनको सपोर्ट करता रहा है। ये पैसा जो उगाहा जा रहा है भारत से, क्लब ओनर से, म्यूजिक इंडस्ट्री से, कबड्डी लीग पर कब्जा करने की कोशिश है, ये चैनलाइज हो रहा है खालिस्तानी आतंकवादियों तक, गैंगस्टर्स के गठजोड़ से। देखिए वह राजीव, पिछले 3 महीने से इस पूरे मसले को लेकर एनआईए लगातार, जो एनआईए की करीब 10 टीमें जो है लगातार काम कर रही थी। जो हमारे एनआईए में टॉप सोर्सेज हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उनको किस तरह से खालिस्तानी और जो गैंगस्टर हैं वो मिलकर इसको अंजाम दे रहे थे। साथ ही साथ किस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर ये जो कनाडा में बैठे हुए किस तरह से जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है, खासतौर पर प्रोड्यूसर हो या गायक हो, किस तरह से उन पर नियंत्रण करने का और उन पर उनसे धन उगाहने का ये काम कर रहे थे, इस पर पूरा खाका जिस तरह से हमारे सहयोगी विपिन चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जो कि इन्होंने इस खबर को ब्रेक किया, इसमें तमाम चीजें हैं। अब से कुछ देर पहले एनआईए के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लगातार परत दर पिछले 3 महीने से जो जांच एजेंसियां को इस बात की कुछ जो टेल थे, जो पता चले थे कि इसके जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये इसके जरिए बाहर भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जांच को कड़ियां को और जोड़ा गया तो इसमें कई खुलासे हुए हैं जिसका जिक्र लगातार विपिन कर रहे हैं। लेकिन ये आपको देखना होगा कि आने वाले समय में एनआईए एक बड़ी कार्रवाई आपको पंजाब के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कई ऐसे चेहरे जिन पर शिकंजा कसेगा, क्योंकि किस तरह से खालिस्तान प्लस जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, साथ ही साथ कुछ और अन्य चेहरे जो कि मिलकर इसको अंजाम दे रहे थे, उस पर शिकंजा कसा जाएगा। जहां तक खालिस्तान और खालिस्तानी सिंपैथाइजर का सवाल है राजीव, तो उनको लेकर विशेष रूप से जो लिस्ट है एनआईए ने खास तौर पे तैयार की है और इसको लेकर विभिन्न एजेंसियां हैं वो एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम कर रही हैं, चाहे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो, आईबी हो, ईडी हो, आईटी हो, ये तमाम एजेंसियां जो हैं इसको मिलकर काम कर रही हैं और आने वाले समय में आपको बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी और इन पर नकेल कसने के लिए पूरी तौर पर एनआईए ने तैयारी कर ली है। आप सही कह रहे हैं राकेश। एनआईए कभी चीजों को यूं ही नहीं खंगालना शुरू कर देती है, उसके पास पुख्ता सबूत होते हैं, कार्रवाई करती है तो सबूतों के आधार पर और पक्का हो जाने के बाद। लेकिन विपिन का रुख कर लेते हैं, हमारे दर्शकों को बड़ी जानकारी विपिन आप दे रहे हैं। विपिन, आपका यह कहना है कि यहां पर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, यहां पर क्लब ओनर्स की बात करें, एक बड़ा पैसा उगाहने की तैयारी गैंगस्टर और खालिस्तानी अलगाववादियों के गठजोड़ से हो रहा था। मेरा सवाल यह है कि वो पैसा जा कहां रहा था? अगर जा रहा था तरीका क्या था? क्या हवाला का तरीका था? अगर हवाला का तरीका था तो यहां पर हवाले से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर होंगे जो उनकी मदद कर रहे होंगे और जो अब भी भारत में होंगे। देखिए, बिल्कुल एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं, किस तरह से गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। गैंगस्टर कुशल चौधरी की बात करें, सुखप्रीत सिंह की बात करें और अमित डागर की बात करें, ये वो 3 नाम है जो कि भारत के अंदर जो 400 शूटर्स की बात सामने आई है उनको कंट्रोल रूम के तहत किस तरह से कंट्रोल किया जाता था, यानी कि असाइनमेंट्स दी जाती थी। एक्सटॉर्शन के पैसे की ट्रांसफरेशन को लेकर आपने जो सवाल किया, तो एमटीएसएस प्रणाली का
इस्तेमाल जो है ये कर रहे थे, उसी के थ्रू जो है पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था, एक्सटॉर्ट किया जा रहा था। हवाला का पैसा जो है, जिस तरह से टेरर फंडिंग की अगर बात करें तो टेरर फंडिंग यानी कि टेरर एक्टिविटीज में इसका इस्तेमाल करने के लिए जो हथियार स्मगल किए जा रहे हैं, वो हथियार खरीदने पड़ते हैं, उनके लिए पैसा चाहिए और इसी पैसे का इस्तेमाल जो कि एक्सटॉर्शन से धमका कर और तमाम तरह के जो रास्ते उनको इख्तियार कर किया जा रहा था, उस पैसे का इस्तेमाल इन चीजों के लिए किया जा रहा था। ऐसे में एनआईए के रेडार पर बिल्कुल मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश सिंह ने बिल्कुल वाजिब कहा कि आने वाले दिनों में पंजाब में जिस तरह से अब सूचियां तैयार हुई हैं, क्योंकि ये जिस तरह से चाहे वो कनाडा हो चाहे पाकिस्तान हो, जहां जहां खालिस्तानी समर्थक या खालिस्तानी आतंकी बैठे हैं, उनके लेकर जो है एक रोड मैप जरूर एनआईए की ओर से तैयार किया गया है। और आने वाले दिनों में ना केवल गुरपतवंत सिंह पन्नू, हरदीप सिंह निज्जर, बल्कि बाकी जो लिस्ट के नाम है उनके करीबियों पर भी और उनके ऊपर भी जो कॉन्फिस्केशन का जो एक प्रोसेस शुरू हुआ है, यानी कि संपत्ति को सीज करने का एक प्रोसेस शुरू हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं एनआईए जो है वो और तेजी उसमें लाएगी। और साथ ही साथ गैंगस्टर्स का जो कल्चर, जो गैंग्स का कल्चर है, उसका जो जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से कैरी आउट करने के लिए और जो प्रेपरेशन की गई थी कि इन लोगों को टारगेट करना है, टारगेट किलिंग्स के लिए, उन तमाम लोगों को भी आइडेंटिफाई करने का काम एनआईए की ओर से किया जाएगा। और लाजमी सी बात है, कहीं ना कहीं इस नेक्सस को तोड़ने का काम जो है वो एनआईए की ओर से किया जाएगा। नेक्सस को तोड़ने का काम एनआईए की तरफ से किया जाएगा। लेकिन राकेश सिंह का रुख करेंगे। मेरे दर्शक इस पूरी खबर को बहुत अच्छी तरीके से समझें। शुरुआत कनाडा ने की थी भारत पर आरोप मढ़ने के जरिए, लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ एनआईए बातों को सामने रख रही है और ये बता रही है कनाडा किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, हार्बर कर रहा है, और वहां पर बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर का गठजोड़ भारत को किस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश, आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की एक बैठक भी है जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोलने वाले हैं। एनआईए के ये खुलासे और ताजा कनाडा के उठाए गए मुद्दे जिसमें उसने भारत पर आरोप मढ़ने की कोशिश की, क्या भारत की तरफ से माकूल जवाब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कनाडा को दिया जाएगा? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस मौके पर विदेश मंत्री जो है इसका माकूल जवाब देंगे। जिस तरह से कनाडा जिस तरह से हार्बर लगातार करता रहा है खालिस्तानी और खालिस्तानी सिंपैथाइजर को, और इसमें किस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका रही है। और पिछले 2 सालों से अगर बात करें, मेरे जैसा कि मैं बता रहा था आपको राजू, कि एनआईए के टॉप सोर्सेज जो बातचीत हुई, उनका कहना था कि 2 साल से लगातार वो कनाडा के साथ संपर्क में है, लगातार उनकी जानकारी दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं होना और आप जो है उसको और सहयोग कर रहे हैं, तो ये साफ दिखाता है कि आपकी नीति जो है वो सही नहीं है। और जो मौजूदा सरकार है उसका साफ कहना है कि ऐसे तत्वों को कतई नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। और आप इसी की जो परिणाम देख रहे हैं कि एनआईए की जो टॉप टीम है वो इस पर लगी हुई है, और एनआईए के साथ जो कई अन्य एजेंसियां हैं, मसलन बात करें ईडी हो, आईटी हो, इसके अलावा जो सीबीआई है, तो ये लगातार इन एजेंसियों के साथ ये संपर्क में है और इनको पूरी तौर पर खंगाला जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो क्रैकडाउन हुआ है और आने वाले समय में मेजर क्रैकडाउन, मेजर जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं राजीव, इसका मतलब समझिए कि मेजर क्रैकडाउन अभी होना बाकी है और ऐसे तत्व बच नहीं पाएंगे। भले ही इतने दिनों तक बचे रहे, लेकिन उनके सिंपैथाइजर, खालिस्तानी जो लोग हैं, उनके खिलाफ जो कि इस तरह के गतिविधि में शामिल रहे हैं, जो विदेशी, अगर लंदन की बात किया जाए, लंदन में जो हाई कमीशन पर हमले की बात हो, कनाडा में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन की बात हो, रेफरेंडम के नाम पर जो हंगामा मचाए जाते रहे हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। और एनआईए की जो टॉप टीम है वो इसको लेकर जो है जांच को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, एनआईए की टॉप टीम इन तमाम चीजों को आगे बढ़ा रही है। विपिन परमार मेरे साथ चंडीगढ़ से भी इस वक्त विपिन परमार से संपर्क साधेंगे, लेकिन राकेश सिंह आपसे ही मैं यहाँ पर एक सवाल रखना चाहूंगा, और ये बहुत दर्शकों के दिल में आ रहा है जो हम लगातार जानकारी देते जा रहे हैं। अधिकतर इसमें से अलगाववादी जो गैंगस्टर का गठजोड़ बनाकर भारत को दहलाने और खालिस्तानी आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो कनाडा में बैठे हुए हैं, या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, या इनमें से कुछ अमेरिका में बैठे हुए हैं। भारत अपनी हदों में तो इनके सिंपैथाइजर को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन बाहर इन पर कंट्रोल करने के लिए अब क्या तरीका अपनाया जाएगा?
देखिए, जहां तक बाहर की बात है राजीव, तो दो मोर्चे पर जब एनआईए के जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जो इस जो एजेंसी है, दो मोर्चे पर काम कर रही है। एक तो जो विदेशी धरती पर रहकर जिस तरह से खालिस्तानी आंदोलन को हवा दे रहे हैं, और जो इनके फंड जो फंडर हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पैसा इस मुहिम से बना रहे हैं, उन तमाम लोगों को लिस्ट जो है एनआईए तैयार कर रही है, और एनआईए ने अधिकतर तैयार कर ली है। तो ये जो है, जो विदेश में रह रहे हैं, उनको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई, साथ ही साथ जो देश में रह रहे हैं, अब वो उनको ठोस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, और जो संपत्ति जब्ती के साथ साथ उनको जेल की हवा और यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप बच नहीं पाएंगे, चाहे खालिस्तान समर्थक देश में हो या विदेश की धरती पर। विदेश की धरती की मसलन मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो कनाडा में है, चाहे अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, पाकिस्तान की जहां तक बात है, पाकिस्तान जहां पर कई जो है खालिस्तानी जो स्वयंभू हैं वहां बैठे हुए हैं, वो भले ही तत्कालिक रूप से बच पाएंगे, लेकिन उनकी संपत्ति या उनके रिश्तेदार, उनके खिलाफ जो सबूत हैं, उनके खिलाफ ठोस बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेटिक तरीके हैं जिनके जरिए इनको कंट्रोल किया जाएगा। मतलब राकेश, जो जानकारी आप दे रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, भारत सरकार अब इसे अंजाम की तरफ लेकर आगे बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद राकेश सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विपिन परमार आपका भी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।